अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एसी थ्रू एन इंडक्टर। इंडक्टर क्या चीज़ है? दिस इज़ वायर दैट इज़ वाउंड लाइक सोलिनॉइड। इट इज़ यू कैन से इट इज़ अ सोलिनॉइड। तो इसको क्या किया होता है, इसको हमने इसकी दोनों साइड्स जो हैं वो हम कनेक्ट कर देंगे एसी सप्लाई के साथ। तो इस तरह से ये एक एसी सर्किट बन जाएगा जिसमें एक इंडक्टर लगा होता है। और यहाँ पे स्टार्ट में फर्स्ट लाइन जो है वो एसी इंडक्टर की डेफिनेशन है। एन इंडक्टर इज़ यूजुअली in the form of a coil or solenoid that is wound from a thick wire so that it has large value of the self inductance and has a negligible resistance। अब इसमें जो है सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है चूँकि ये राउंड राउंड सर्कल्स होते हैं और इसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो प्रोड्यूस होती है। उसके बाद जो है इसमें रेजिस्टेंस जो होती है वो इसकी यानी कॉइल की या इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो नेग्लिजिबल कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आमतौर पे जो इसकी रेजिस्टेंस है उसको ज़ीरो कंसिडर किया जाता है, यानी इसकी रेजिस्टेंस होती ही नहीं। इसलिए इसको एनर्जी सेविंग भी कहा जाता है, यानी इंडक्टर को एज एनर्जी सेवर हम यूज़ करते हैं। सो वी नो दैट द सेल्फ इंडक्टेंस जो है दैट अपोजेस द चेंज ऑफ द करंट में जो चेंज आएगी तो वो सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो उसको अपोज करेगी। और इन केस ऑफ एसी, यहाँ पे चूँकि एसी सर्किट है, यहाँ पे तो कंटिन्यूसली जो है करंट में चेंज आता जाएगा और जैसे ही करंट में चेंज आएगा तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो कंटिन्यूसली उसको अपोज करेगी। सो व्हेन एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द इंडक्टर इट मस्ट अपोज द फ्लो ऑफ एसी। तो इस तरह से ये एसी के फ्लो को इसमें अपोज करेगा विच कंटिन्यूसली चेंजेस, क्योंकि करंट जो है वो अल्टरनेटिंग करंट इसमें कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। अब हमने ये किया कि अपोज करने वाली बात जो है वो हम लेंजेस लॉ से समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ जो है जो चेंज होगा उसको अपोज जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो उसको अपोज करती है, ठीक है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है और इसीलिए इसके साथ नेगेटिव साइन भी आपने पढ़ा था। बहरहाल हेयर वी आर कंसिडरिंग दैट करंट इज़ कंटिन्यूसली वेरिंग और चेंजिंग। सो यहाँ पे जो सेल्फ इंडक्टेंस है दैट अपोजेस द चेंजिंग करंट। लेट अस अज्यूम दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज नेग्लिजिबल। सो वी कैन सिंप्लीफाई दैट the theory of this theory by considering first the current and then finding the potential difference across the inductor। यानी हम पहले करंट को कंसिडर करेंगे, बाद में पोटेंशियल डिफरेंस को, क्योंकि करंट के फ्लो की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ इंडक्टर। हम सप्लाई वाली पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो हमने एसी सप्लाई दी है वहाँ पे उस एसी सप्लाई यानी वो जो हमारी बैटरी होगी उसके दोनों एंड्स पे तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही, लेकिन उसकी वजह से जो सर्किट में करंट फ़्लो किया और इंडक्टर में करंट फ़्लो किया तो इंडक्टर के दोनों एंड्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस प्रोड्यूस होगा हम उसको कंसिडर करेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस किस वजह से प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ द चेंजिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। सो हेयर वी कंसिडर द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of the conductor which cause the this current. So suppose the current is I is equal to I naught sin of 2 pi f t। यहाँ पे हम sin of omega t लेते हैं, since omega is 2 pi f तो हम I is equal to I naught sin of 2 pi f into t, where if L is the inductance of the coil then the changing current sets up a back EMF in the coil of magnitude। तो उसमें एक बैक EMF प्रोड्यूस होगी। बैक EMF को हम यहाँ पे एप्सिलॉन L, यानी L जो है दैट इंडिकेट्स द इंडक्टर कि इंडक्टर की वजह से बैक EMF प्रोड्यूस हो रही है। वो हमने अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ उसका फॉर्मूला जो है वो हम देखते हैं, एप्सिलॉन L इज इक्वल टू डेल्टा I ओवर डेल्टा T, वेयर L इज़ द इंडक्टेंस of the inductor and delta I over delta T is the rate of change of current. So to maintain the current the applied voltage, ये अभी आपने जो पीछे पढ़ी है वो बैक EMF की है और बैक EMF जो अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करेगी।
तो अगर ये दोनों एक दूसरे को अपोज करती हैं तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है, यानी जो नेट करंट होगा वो कैसे फ़्लो होगा, उसके फ़्लो करने के लिए आपको एक कांस्टेंट वैल्यू करंट की ज़रूरत होगी। और वो क्या होगा, वो दोनों चूँकि ये वोल्टेजेस एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, तो अगर ये वैल्यू जो है ये अपोज कर रही है तो करंट को फ़्लो होने के लिए वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज की भी इतनी ही वैल्यू होनी चाहिए ताकि करंट इसमें से फ़्लो कर सके। यानी बैक ईएमएफ और अप्लाइड वोल्टेज दे शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट, दे आर ऑलवेज ऑपोजिट। सो यहाँ पे हमारे पास जो अप्लाइड वोल्टेज होगी दैट शुड बी इक्वल टू बैक ईएमएफ, दैट इज़ इक्वल टू वी इज़ इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो ई एल और वी दोनों जो हैं वो इक्वल वैल्यूज़ हैं। सिंस एल इज़ कांस्टेंट, यहाँ पे एल अगर हम देखें इंडक्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, तो वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल। तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी के। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। और यही बात हमने पहले की थी कि हम पहले करंट को कंसिडर करेंगे और करंट की वजह से जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है तो देन हम पोटेंशियल डिफरेंस को देखेंगे। अब इस चीज़ को फिगर अगर हम 10 पॉइंट बी कंसिडर करें, 10 पॉइंट बी में अगर हम देखें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे करंट की और वोल्टेज की। तो आपके पास दो कर्व्स हैं यहाँ पे, एक कर्व है 0 A, फिर उसके बाद C, और फिर उसके बाद C से वो कर्व जाता है D, और इस तरह से चल रहा है 0 O A C D। ये किस चीज़ को शो कर रहा है, OACD वाला कर्व जो है वो करंट को शो कर रहा है। और जबकि दूसरा कर्व जो है जो कि P पॉइंट से शुरू हो रहा है, PQRT, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा है। अब ये देखें कि दिस ग्राफ शोज द वैल्यू ऑफ द करंट दैट वेरीज विद द टाइम। अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो टाइम है, वाई एक्सिस पे आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, वो है वोल्टेज और करंट। तो बच्चों इसमें ये है कि जो वैल्यू ऑफ द करंट दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी दैट इज़ गिवन बाय द स्लोप ऑफ आई टी कर्व। यानी करंट और टाइम जो कर्व है, ये जो करंट टाइम कर्व है वो है OABCD, ये वाला है जो है ये करंट टाइम कर्व है। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं इसकी स्लोप। स्लोप का मतलब है वाई एक्सिस की वैल्यू ओवर एक्स एक्सिस की वैल्यू, और वो हमें किस चीज़ की वैल्यू देगी, वो हमें V यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू देगी। सो वी कैलकुलेट द स्लोप ऑफ आई टी कर्व यानी करंट एंड टाइम कर्व एट वेरियस टाइम इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। सो एट O, अगर हम O पॉइंट पे देखें, द वैल्यू ऑफ द स्लोप इज़ मैक्सिमम। तो स्लोप की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम होती है स्टार्टिंग पॉइंट पे। हमेशा स्लोप की वैल्यू क्योंकि इंक्रीजिंग में आ जाती है ना, तो वो मैक्सिमम होगी। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V और पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ इक्वल टू V नॉट। V नॉट मैक्सिमम वैल्यू होती है ना अल्टरनेटिंग करंट में, तो V और V नॉट दोनों इक्वल होंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। देन दैट अकर्स एट पॉइंट O एंड देन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय OP। इस तरह से हमारे पास जो P की वैल्यू है उस वक्त, क्योंकि V की वैल्यू मैक्सिमम है तो वो पॉइंट P पे 90 डिग्री पे होगी। देन अगर अगले पॉइंट A पे चले जाएं, A पॉइंट पे जाके देखें, वहाँ से वैल्यू जो है स्लोप की डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो जब डिक्रीज़ आएगा तो बेटा हमेशा स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग की वजह से वैल्यू जो है वो मिनिमम आएगी स्लोप की। तो हम कहेंगे जब A पॉइंट पे है तो उस वक्त स्लोप की वैल्यू मिनिमम है, दैट मीन्स V की वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी, यानी V जो है वो उस वक्त 0 पे पहुंचता है। जब करंट वाला कर्व A पे पहुंचा मैक्सिमम पे, तो उस वक्त V वाला कर्व जो है वो 0 पे पहुंच गया। इसी तरह कंटिन्यूसली ये सिस्टम चलता रहता है। और आगे आप देखें, ये करंट का कर्व जो है इसमें और वोल्टेज के कर्व में π/2 यानी 90 का डिफरेंस है। इसमें आप देख सकते हैं करंट जो है वो जब 0 पे है तो वोल्टेज की वैल्यू V पे है। इसी चीज़ को C फिगर में वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। आप देखें जो एक्स एक्सिस है उस पे आपको करंट की वैल्यू नज़र आ रही है वेक्टर की, और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस या V वोल्टेज की वैल्यू नज़र आ रही है
वी वेक्टर जो है वो वर्टिकल है और 90 डिग्री पे है करंट वाले वेक्टर के। करंट वाले वेक्टर की वैल्यू जब या ज़ीरो फेज शो कर रहा है उस वक्त वोल्टेज की का फेज जो है वो 90 है या π/2 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्लाइड वोल्टेज जो है वो लीड कर रही है। कितना लीड कर रही है? लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री और π/2 डिग्री, π/2 रेडियन। सो दिस इज द vectorly shown figure that is considered now, that is figure 16.10 C, that is inductive reactance। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है? रिएक्टेंस जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी एसी सर्किट में जो अपोजिशन टू द करंट होती है उसको हम रिएक्टेंस कहते हैं। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इंडक्टर लगा होता है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो क्या चीज़ है? वो कहते हैं ये जो वेक्टर आपने फिगर शो देखी है ये असल में उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस की मेजरमेंट है। दैट इज़ अपोजिशन offered by the inductance coil to the flow of the AC and it is usually denoted by XL। X जो है वो इंडक्टेंस के लिए यूज़ होता है और L जो है वो X जो है वो रिएक्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है और L जो है वो इंडक्टेंस के लिए। तो XL will be equal to VRMS over IRMS, where VRMS and IRMS are the RMS values or root mean square values of voltage and current. So the RMS value of the current and voltage are taken for calculating the inductive reactance. Then we next proceed this formula, that is XL is equal to VRMS over IRMS, that is equal to 2 pi FL or omega L. The reactance of the coil is therefore depends upon the frequency। आप देखें ना ओमेगा एल या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, तो आपकी रिएक्टेंस यहाँ पे देखें डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे। अगर हमने किसी भी सर्किट में इंडक्टेंस तो एक ख़ास वैल्यू जिसकी होगी इंडक्टेंस की, यानी वो उसमें कांस्टेंट रहेगी, वो लगा दी है, तो आपकी रिएक्टेंस डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी तो उसके साथ रिएक्टेंस भी इंक्रीज़ कर जाएगी और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करेगी तो उसके साथ ही रिएक्टेंस भी डिक्रीज़ कर जाएगी। यानी अगर हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम वैल्यू की हो, यानी इसमें रेजिस्टेंस आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन असल लफ्ज़ जो है वो यहाँ पे रिएक्टेंस ही इस्तेमाल होगा। यानी इस एसी सर्किट में अपोजिशन टू द करंट अगर हम लो रखना चाहते हैं जो कि रिक्वायर्ड होती है, तो हमें लो फ्रीक्वेंसी यूज़ करना होगी। लेस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो होगी करंट की, तो उसमें लेस होगी रिएक्टेंस की वैल्यू। यानी अगर हम चाहते हैं कि रिएक्टेंस बढ़ जाए तो उसके साथ ही हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ही कर देंगे। अब स्टार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि एसी सर्किट में 3 एलिमेंट हैं, यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, जो कि यूज़ होते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए। और आपको ये बात यहाँ से समझ आ रही है कि क्योंकि रिएक्टेंस जो है वो डिपेंड कर रही है इसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, रिएक्टेंस जो है वो वेरी हो रही है इंडक्टर के साथ और कैपेसिटर के साथ, तो इस तरह से हम करंट को कंट्रोल कर लेंगे। यानी रिएक्टेंस अगर बढ़ जाएगी तो करंट कम हो जाएगा, रिएक्टेंस कम हो जाएगी तो करंट बढ़ जाएगा। ये 16.13 इक्वेशन भी आपको यही चीज़ शो कर रही है। तो सो नेक्स्ट फॉर हाई वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्सएल इज़ लार्ज एंड एक्ससी। और एक बात आप नोट करें कि एक्सएल और एक्ससी यानी कि रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर एंड रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टर, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने से रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो इंक्रीज़ करती है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो डिक्रीज़ करती है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। द बिहेवियर ऑफ द रेजिस्टेंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। रेजिस्टेंस वाला फार्मूला अगर आपने देखा हो, उसमें ये एफ़ वाली यानी फ्रीक्वेंसी वाली बात आती नहीं थी, वो सिर्फ जो है वोल्टेज और करंट सिंपली उस पर डिपेंड करती थी। सो रेफरिंग टू द फिगर 16.10p जिसमें वोल्टेज और करंट शो किए गए हैं ग्राफिकली, इट कैन बी सीन दैट नो पावर इज़ डिसिपेटिंग इन अ प्योर इंडक्टर। जो इंडक्टर वाली
सर्किट होता है उसमें कोई पावर जो है वो ज़ाया नहीं होती। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द साइकिल, अगर हम फर्स्ट एक पूरे साइकिल का पहला क्वार्टर यानी 1/4 पार्ट उसका जो है वो ले लें, बोथ V एंड I यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे आर पॉजिटिव, सो द पावर इज़ पॉजिटिव। क्योंकि पावर जो है P इज इक्वल टू VI होता है ना, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं तो वो भी पॉजिटिव होगी। विच मीन्स दैट द एनर्जी इज़ सप्लाइड टू द इंडक्टर, यानी अगर पावर पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब एनर्जी उसको सप्लाई हो रही है। इन द सेकेंड क्वार्टर, अगले हाफ में अगर हम देखें तो उसमें V जो है वो पॉजिटिव है बट करंट जो है वो नेगेटिव हो जाता है। सो नो पावर इज़ नेगेटिव, उस वक्त पावर जो है वो नेगेटिव हो जाती है क्योंकि V और I में से एक चीज़ नेगेटिव होगी तो उनका प्रोडक्ट भी नेगेटिव हो जाएगा। तो विच इम्प्लाइज दैट द एनर्जी रिटर्न बाय द इंडक्टर, यानी जो इंडक्टर को पहले हमने एनर्जी सप्लाई कर दी थी उसने अब वो रिटर्न कर दी, जो उसको दी थी वो उसने बैक कर दी। और देन बाय रिटर्न बाय द इंडक्टर एंड अगेन द थर्ड, अगले क्वार्टर में देखें देन दोनों नेगेटिव हो जाते हैं जब, यानी V और I दोनों नेगेटिव हैं। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट फिर पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन उससे अगले हाफ में फिर ये होगा कि करंट नेगेटिव और V पॉजिटिव, तो फिर क्या होगा, फिर वो जो है उनका प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव, यानी एक दफ़ा पॉजिटिव प्रोडक्ट आ रहा है, एक दफ़ा नेगेटिव। इस तरह पावर एक दफ़ा एक क्वार्टर में यानी 1/4 में एक दफ़ा वो पॉजिटिव होती है और दूसरी दफ़ा नेगेटिव होती है। तो एक, अगर हम एक पूरा साइकिल लें उसमें पावर 2 दफ़ा पॉजिटिव हुई और 2 दफ़ा नेगेटिव हुई, यानी जितनी 2 दफ़ा हमने पावर जो है वो उसको सप्लाई की और 2 दफ़ा उसने पावर जो है वो रिटर्न कर दी, रिलीज़ कर दी। तो इस तरह से अगेन ये पूरे का पूरा साइकिल जो है वो चलता रहता है। दस देयर इज़ नो नेट चेंज ऑफ द एनर्जी इन द कंप्लीट साइकिल, पूरे साइकिल में कोई चेंज नहीं आया, जितनी दी उतनी वापस कर दी इंडक्टर ने। सिंस एन इंडक्टर कॉइल डज नॉट कंज्यूम एनर्जी, चूँकि ये एनर्जी जो है वो इसको कंज्यूम नहीं करता, सो द कॉइल इज़ ऑफन एम्प्लॉयड फॉर द कंट्रोलिंग AC विदाउट कंजप्शन ऑफ द एनर्जी। तो अगर हम इसको कॉइल को यूज़ करते हैं, दैट मीन्स इंडक्टर को यूज़ करते हैं, तो बगैर एनर्जी कंजप्शन के ये इस्तेमाल होता है। जबकि अगर हम रेजिस्टेंस इस्तेमाल करें तो रेजिस्टेंस जो है वो एनर्जी को कंजप्शन एनर्जी की जो है वो करता है। सो उसमें एनर्जी जो है वो डिसिपेट होती है, इंडक्टर के केस में एनर्जी डिसिपेट नहीं होती। सच एन इंडक्टेंस कॉइल इज़ नोन एज चोक, ऐसी जो होती है इंडक्टेंस कॉइल जिसमें बिल्कुल भी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं होती, उसको चोक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और चोक क्या चीज़ है ये उसकी डेफिनेशन भी है।